दो कंट्रीज के बीच में जब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू तो हो जाता है, लेकिन खत्म कब होगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये हालत बिल्कुल वैसी ही और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब उसमें से एक स्टेट हो और दूसरा नॉन स्टेट एक्टर हो। इसराइल और हमास का भी लगभग ऐसा ही हाल है। पिछली बार जब इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो हुआ था 2014 में और वो 50 दिन चला था। इस बार ये कॉन्फ्लिक्ट 11 दिन चला है। स्टार्ट हमास ने किया, प्रेसिपिटेटिंग कोज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो रॉकेट फायरिंग शुरू हुई वो हमास की तरफ से पहले हुई। लेकिन लगभग 6 या 7 दिन के बाद इजराइल के रेस्पॉन्स को देखते हुए हमास ने सबसे पहले ब्लिंक किया और उन्होंने कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। क्या कारण थे इसके कि वो सीज फायर के लिए तैयार हो गए? क्या इजराइल का मिलिट्री रेस्पॉन्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमास को काफी नुकसान उठाना पड़ा? और वो और कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से इजराइल ने सीज फायर को एक्सेप्ट किया? आज हम इसी बात को डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है 10 मई को, जब अलक्सा मस्जिद के अंदर राइटिंग हुई। लगभग 300 फिलिस्तीनी वहां पर घायल हुए, पुलिस वालों को भी चोट आई और हमास ने रॉकेट फायरिंग की इजराइल की सिविल एरियाज के अंदर। इसके बाद इजराइल ने रेस्पोंड किया। इजराइल का जो पहले एक्शन था वो डिफेंसिव एक्शन था। आयरन डोम को डिप्लॉय किया गया हमास के रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। लगभग 4000 रॉकेट इजरायली टेरिटरी में फायर हुए हैं इस 11 दिन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। आप समझ सकते हैं कि 90% इसमें से ब्लॉक हुए हैं और सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जो इजरायली टेरिटरी में लैंड हुए हैं। अगर आयरन डोम ना होता इजराइल के पास तो इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का जो नतीजा है वो कुछ और ही निकलना था। और एक्चुअली आयरन डोम एक प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से हमास लगभग 6 दिन में ही सीज फायर के लिए तैयार हो गया। अलोंग विद दिस डिफेंसिव मैकेनिज्म, इसके अलावा इजराइल ने हमास के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है गाजा का टनल सिस्टम। ये बहुत एलोबरेट है और लगभग 9 साल में ये बड़ी टेक्निकल एक्सपर्टाइज के साथ डेवलप किया गया है। लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें। टनल सिस्टम का एक बहुत बड़ा मिलिट्री एडवांटेज भी है कि इसमें अगर फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया होती है, इन द सेंस के बाय एनी चांस अगर इजराइल डिसाइड करता है कि ग्राउंड फोर्सेस को वो गाजा के अंदर लेके आए, तो उस हालत में उसकी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होनी है। एज इट इज बिल्ट अप एरिया में बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशंस होते हैं, कैजुअलिटीज होती हैं और जो डिफेंडर होता है उसको एडवांटेज होते हैं। और अगर बाई एनी चांस टनल्स का वो यूज कर ले तो वो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। इनफैक्ट अगर इजराइल इस टनल सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता पार्शली या फुल्ली, तो उस हालत में एक्चुअली एक तरीके से ये रॉकेट लॉन्चिंग चलती रहती इजराइल के सिविल एरियाज के ऊपर और एक इनविटेशन होता इनडायरेक्टली हमास की तरफ से कि वो अपने ग्राउंड फोर्सेस को गाजा में भेजे। तो इजराइल ने ये बहुत अच्छा किया कि वो इस ट्रैप में नहीं फंसा। अगर उनकी ग्राउंड फोर्सेस गाजा के अंदर जाती तो ये ऑपरेशन इजराइल के लिए बहुत ही कॉस्टली होना था। लेकिन टेक्नोलॉजी का एक अपना रोल है और
इजराइल ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज करके गाजा का जो टनल सिस्टम है उसको काफी हद तक समझा हुआ है, और इसीलिए मुझे इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने इस टनल सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब आप देखिए गाजा का टनल सिस्टम। लड़ाई की शुरुआत होते ही लगभग 6 दिन के अंदर हमास को साफ पता चल गया था कि उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो डिग्रेड हो रही है, और इसीलिए उन्होंने इस बात के लिए एग्री किया कि सीज फायर हो। लेकिन इजराइल एग्री नहीं किया, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बिडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के अलावा पूरा यूरोपियन यूनियन, यूएनओ और जो अरब नेशंस हैं उन्होंने सब ने इजराइल के ऊपर एक प्रेशर डाला हुआ था। नेतन्याहू ने किस तरीके से ये एक्सप्लेन किया कि वो किसी भी प्रेशर में नहीं आने वाले, और उनके लिए ये शो करना बहुत जरूरी था कि मैं किसी प्रेशर में नहीं आऊंगा, इसलिए आई डिजर्व टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल प्रोबब्ली फॉर ए नेक्स्ट टेन्योर एज वेल। ये ऑब्वियसली एक जरूरत हो जाती है किसी भी पॉलिटिकल लीडर की। There are only two ways that you can deal with them. You can either conquer them, and that's always an open possibility, or you can deter them. And we are engaged right now in forceful deterrence, but I have to say, we don't rule out anything. We hope we can restore quiet. We hope we can restore it quickly. I want to say that we're doing that while doing our utmost to avoid civilian casualties. We try to target those who target us with great precision. That is not as surgical an operation as it is. Even in a surgical room in a hospital, you don't have the ability to prevent collateral damage around affected tissues. Even then you can't. And certainly in a military operation you cannot. But there is no army in the world that does more than the Israeli army, in the Israeli security services, in Israeli intelligence, to prevent collateral damage. हमास को तो फायदे तो बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वेस्ट बैंक के ऊपर जो इजरायली रीसेटलमेंट है, ऑब्वियसली उसमें एक पॉज आएगा और इंटरनेशनल स्क्रूटनी अभी ज्यादा होगी, तो उसमें हो सकता है कि इजराइल वहां पर सेटलमेंट उस तरीके से न कर पाए जैसा वो करना चाहता है। हमास एक बहुत बड़ी तलाश में था इस रिपोर्ट के कि आयरन डोम सिस्टम में लेकुना कहां है और उसके सैचुरेशन पॉइंट्स कितने हैं। पूरे रीजन में अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो टोटल 1,25,000 के लगभग रॉकेट्स हैं, मींस ईरान और हिजबुल्ला, हमास, बाकी ऑर्गेनाइजेशन और सीरिया और उस तरफ। इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी ये पता नहीं कर सका कि जो आयरन डोम है इसका सैचुरेशन पॉइंट कहां पर है। अगर आप मिलिटरली देखें तो पहले जो 24 आवर्स थे उसमें 2000 रॉकेट फायर हुए थे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमास ये जानना चाह रहा था कि आयरन डोम का सैचुरेशन पॉइंट कहां है। ऑब्वियसली उसमें उसको सफलता नहीं मिली। इजराइल काफी हद तक कॉन्फिडेंट है। नेतन्याहू ने भी बोला है कि हमास की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो काफी हद तक डिग्रेड हो गई, लेकिन जानकार लोगों का मानना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और उसके कुछ रीजन है। हमास के पास अपना एक सपोर्ट बेस है। ऑलमोस्ट $27 मिलियन का टोटल टैक्सेशन हमास में
गाजा स्ट्रिप से उसको मिलता है, जिसको वो ओवरऑल अपना बजट के तौर पे यूज करता है। उसके अलावा क्वातार उसका एक मेजर फाइनेंसर है जो लगभग 18 मिलियन डॉलर्स पर मंथ हमाज को पे करता है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, ऑथेंटिक हो सकती हैं। उसके अलावा ईरान से लगभग 6 मिलियन डॉलर्स उसको पर मंथ मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कि अभी इजिप्ट ने एग्री किया है कि वो रीबिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन के लिए गाजा में लगभग 500 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके अलावा जो भी इंटरनेशनल एड आएगी एक्चुअली वो वेस्ट बैंक पे आएगी और वो बेसिकली फिलिस्तीनी अथॉरिटी को आएगी, तो वो हमाज के पास नहीं आने वाली है। काफी नुकसान हुआ है एक्चुअली। गाजा स्ट्रिप में 16,800 मकान डैमेज हुए हैं, उसमें से 1,000 तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए। कैजुअलिटीज भी अच्छी खासी हुई है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, मेंटल सिकनेस का रेट्स अच्छा खासा है इसमें गाजा स्ट्रिप में। तो अगर आप देखें तो इजराइल का जहां तक सिचुएशन है, तो इजराइल एक्चुअली एक एडवांटेज में है। अगर आप स्ट्रीट्स के अंदर सेलिब्रेशन की बात करें तो उसमें हमाज इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है कि ही इज द विनर, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है और उसके अपने कुछ कारण हैं। हमाज को अपने आप को विनर शो करना जरूरी है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, इंटरनेशनल रीजंस की वजह से। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ईरान का फैक्टर है, जो काफी हद तक फॉर द टाइम बिंग इजराइल को हमाज ने जो एंगेज किया है तो उसमें ईरान की पोजीशन काफी स्ट्रांग हुई है। एंड ग्लोबली वो ये शो कर सकता है कि यस, उसके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो इजराइल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए दुनिया के लिए यह जरूरी है कि वो ईरान को एंगेज करके रखें। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इजराइल के अंदर जो इजरायली अरब्स हैं या इजरायली फिलिस्तीन हैं जिनके पास इजरायली पासपोर्ट है, इनकी संख्या लगभग 1.90 मिलियंस के आसपास है। इनका और जो ज्यूस कम्युनिटी है, दोनों के बीच में काफी राइटिंग हुई और एक्चुअली जो 10 और 11 मई को जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जब एड्रेस किया तो उन्होंने काफी हद तक इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कहा और साथ में यह भी कहा कि इजराइल के अंदर एक सिविल वार जैसी सिचुएशन हुई है, जो एक्चुअली पहली बार हुई है। लेकिन इजराइल के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो उसकी इंटरनल डायनेमिक्स है वो कभी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। अभी नेतन्याहू ने जो एड्रेस किया है सीज फायर के बाद, जो उनके जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उनको जो एड्रेस किया है उसमें उसने इन पॉइंट्स को एड्रेस किया है और साथ में ये भी एम्फेसाइज किया है कि इजराइल इज ए कंट्री विच फॉलोज द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कई बार पावर्स या पावरफुल लोगों के लिए मॉडिफाई हो जाता है और इसीलिए जो इंटरनेशनल वॉचर्स हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनके इस स्टेटमेंट को काफी ध्यान से सुन रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और इजराइल को इस बारे में काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यूके, फ्रांस, ये सब इजराइल के साथ खड़े थे। लगभग 25 कंट्रीज ऐसे थे जो इजराइल के सपोर्ट में थे। यूएसए ने, स्पेशली ब्रिटेन ने साफ तौर पर यह डिक्लेयर किया कि इजराइल हैज गॉट ए राइट टू डिफेंड इटसेल्फ एंड इट इज राइटली सेड, देयर इज नो डिनायल ऑफ दिस फैक्ट। एंड द सेम पॉइंट वाज मेंशन्ड बाय द Germany, France and UK. Now the point is, इस डिप्लोमेटिक पार्लेट में जिसके बेसिस पे सीज फायर हुआ, इसमें सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट लिया वो इजिप्ट ने लिया। इनफैक्ट ये पूरा जो सीज फायर हो रहा है ये इजिप्ट के इनिशिएटिव पे हो रहा है,
लेकिन अमेरिका बहुत कीन था, अरब कंट्रीज बहुत कीन थे। ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन तो कीन था ही कि सीज फायर जल्दी से जल्दी हो, लेकिन एक कंट्री, द फ्यूचर सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, चाइना ने इस बार काफी इंटरेस्ट दिखाया। सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसने वो डिमांड की, और साथ में उसने एक इनिशिएटिव भी लिया जिसमें उसने इजराइल और फिलिस्तीनियों को इनवाइट किया चाइना के अंदर आने के लिए और डिस्कशन करने के लिए। नाउ ये बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि काफी लोगों को इस बात से सरप्राइज हुआ कि चाइना के वहां पर क्या स्टेक्स हैं। चाइना के इकोनॉमिक स्टेक्स हैं इजराइल के साथ भी और अरब नेशंस के साथ भी, लेकिन चाइना इस तरीके से अपने को असर्ट करेगा, ये काफी लोगों को अजीब सा लगा इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन अगर आप देखें तो चाइना नॉट ओनली एक फ्यूचर सुपर पावर है, बट अपने आप को वो शो भी करना चाहता है। बट जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल बिल्कुल भी कीन नहीं था कि वो चाइना के किसी इनिशिएटिव को एंटरटेन करे। लेकिन जब चाइना के प्रपोजल के बाद अमेरिका के लिए ये बहुत जरूरी हो गया कि ये सीज फायर जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो, और उन्होंने कम से कम भी तो 6 बार नेतन्याहू को रिंग किया, सीज फायर के लिए, अर्ली रिजोल्यूशन के लिए उनसे बात किया, और इसीलिए ये संभव हो पाया कि ये सीज फायर 11 दिन में हो गया। अदरवाइज Netanyahu was very keen that this offensive must continue till the time the military capability of Hamas is totally degraded. उसके अलावा हम एक बार हमास की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली डिग्रेड होने के बाद ये ऑप्शन भी नेतन्याहू ने रखा हुआ था कि वहां पर ग्राउंड ऑफेंसिव किया जाए, जिससे इस सिचुएशन को, गाजा से जो बार बार रॉकेट ऑफेंसिव हो रहे हैं, इसके लिए हमेशा के लिए एक सॉल्यूशन निकाला जाए। आगे आने वाला समय बताएगा कि वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं अपने इस मिशन में। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।